स्वागत है आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। मैं हूं रवि चौधरी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वरदान बेच। इसी वरदान बेच में आप सभी जानते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक चर्चा कर चुके थे। लेक्चर नंबर 5 की आज की क्लास में बारी है। आज हम लोग भारत के इतिहास में खासकर बात करेंगे गुप्त डायनेस्टी के ऊपर। हम लोग बात करेंगे गुप्त काल से जो किस प्रकार से रेलवे के पीवाईक्यू संबंधित सवाल हम लोगों को रेलवे एग्जाम में देखने को मिले। चलिएगा बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में देखिएगा, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। पेन कौन सा हम लोग यूज कर सकते हैं? वो अगर व्हाइट यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए, प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति, जैसे इलाहाबाद ये यहाँ पर स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, हमें उपलब्ध के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिएगा, ये हम लोगों से सवाल पूछा है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पर हम लोगों से सवाल पूछा है। देखिएगा, ये पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पर यह बात याद रखनी होगी कि प्रयाग प्रशस्ति पड़ता कहाँ पर है। तो जवाब होगा हम लोगों को यहाँ पर इलाहाबाद में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये किसका नाम, वर्तमान में इसका क्या नाम देखने को मिलता है? हम लोगों को प्रयागराज हम लोगों को यहाँ पर नाम देखने को मिलता है। बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त जो शासक हुए, कौन से गुप्त शासक के बारे में यहाँ पर जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। यदि इसी प्रकार का एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। अब समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई? समुद्रगुप्त के, जो समुद्रगुप्त जो डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, जो इसके दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे, जो मंत्री का नाम था हरिशेन। क्या नाम हुआ करता था? हरिशेन। हरिशेन इसके दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे। आप लोगों से सवाल पूछ सकता है कि हरिशेन गुप्त वंश के किस राजा के समय काल में यानी उसके दरबार में मंत्री हुआ करते थे? जवाब होगा समुद्रगुप्त। भारत के इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि समुद्रगुप्त के जो दरबार में हरिशेन जो उसके मंत्री हुए, हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में कुछ ज्यादा ही इस प्रयाग प्रशस्ति में लिख दिया है। हरिशेन लिखते हैं इस प्रयाग जो प्रशस्ति में कि समुद्रगुप्त ने हमें यहाँ पर उत्तर भारत के, यहाँ पर याद होना चाहिएगा, उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया। ऐसा लिखते हैं हरिशेन इस प्रयाग प्रशस्ति में। और हरिशेन लिखते हैं कि समुद्रगुप्त ने यहाँ पर दक्षिण भारत, कौन से भारत? दक्षिण भारत के 12 राजाओं को परास्त किया। कुल मिलाकर समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा बोला जा सकता है, समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा बोला जा सकता है कि इसने अपने समय काल में 21 बड़े शासकों को हराया। 21 शासकों को हराया। इसने जितने भी अपने समय काल में युद्ध लड़े, ये किसी भी समय या किसी भी युद्ध में समुद्रगुप्त पराजित नहीं हुआ। यही कारण रहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया। इसे भारत का, यहां पर याद होना चाहिए, इसे भारत का क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा गया। तो आप लोगों को यहाँ पर यह भी याद होना चाहिएगा कि भारत का नेपोलियन किस शासक को यहाँ पर कहा जाता है? तो याद होना चाहिएगा कि भारत का जो जो नेपोलियन है यहाँ पर, वो समुद्रगुप्त को यहाँ पर कहा जाता है। वही हम लोग बात करेंगे इसी प्रयाग प्रशस्ति में, इसी प्रयाग लेख में किन किन राजाओं ने अपने लेख लिखवाए थे। तो याद, पहले तो इसकी भाषा पूछ लेगा, इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा हमें संस्कृत भाषा, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा देखने को मिलेगी। वहीं पर ये संस्कृत भाषा हमें देखने को मिलेगी। सम्राट अशोक ने इस पर लेख लिखवाए। सम्राट अशोक के हम लोगों को यहाँ पर लेख लेख जो देखने को मिलेंगे। वहीं पर मुगल काल की बात करेंगे, यानी जब हम लोग मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो मुगल काल का एक शासक हुआ और उस शासक का नाम हुआ करता था दोस्तों, जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम हुआ करता था? जहांगीर। तो जहांगीर ने भी इसी प्रयाग प्रशस्ति पर अपने लेख लिखवाए थे। आपसे पूछेगा टोटल कितनी पंक्तियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, यानी कितनी लाइन देखने को मिलती हैं? तो 33 हम लोगों को लाइन यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं मान के चलता हूं कि आप सभी को यहाँ पर ये
सारी ही बातें समझ में आई होगी। और सवाल भी इसी जो प्रकार से प्रयाग प्रसिद्ध, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, में उपलब्ध जानकारी किसकी जानकारी प्रदान करती हैं, तो यह समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। सवाल, भारत का नेपोलियन क्या समुद्रगुप्त को कहा जाता है? उसी प्रकार पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन, दक्षिण भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है, दक्षिण भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? यदि एग्जामिनर आप लोगों से सवाल पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा कि दक्षिण भारत का जो नेपोलियन है वो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। किस शासक को कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को यहाँ पर कहा जाता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। इसके बिहाफ पर बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2 जो हमें देखने को मिलेंगे, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति सुंग वंश से यहाँ पर संबंधित है। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। यानी आप लोगों से सवाल पूछेगा इसके दरबार में कौन विदेशी व्यक्ति आया था? तो हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग इसके दरबार में आया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर प्रियदर्शनी, कौन सा? प्रियदर्शनी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। प्रियदर्शनी, इसके द्वारा एक नाटक भी लिखा गया। और वहीं पर यह दिल्ली के दरबार या दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाला यहाँ पर हर्षवर्धन, यानी यह एक अंतिम हिंदू शासक भी हुआ। हिंदू शासक भी हम लोगों को यहाँ पर ये माना गया। इसके बिहाफ पर हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना है कि हर्षवर्धन के दरबार में इसके मंत्री कौन हुआ करते थे। चलिएगा सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3 हमें देखने को मिलेगा, रवि कृति का एक हम लोगों को शिलालेख यहाँ पर देखने को मिलेगा। और शिलालेख का ऐहोल शिलालेख के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। पुलकेशिन द्वितीय खालिस्तान पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय जो था, ये जो पुलकेशिन द्वितीय हुआ करता था, देखो एक तरफ तो हमारे पास में जो नॉर्थ इंडिया का जो राजा हुआ करता था, ये नॉर्थ यानी हम लोगों को उत्तर भारत में यहाँ पर एक राजा देखने को मिलेगा जिसका नाम था हर्षवर्धन। कौन हुआ करता था? हर्षवर्धन। और वहीं पर जो महाराष्ट्र में जो दक्कन वाला क्षेत्र है, वहां पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। कौन हुआ करता था? पुलकेशिन यहाँ पर द्वितीय राजा हुआ करता था। और इसी पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, यही पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कौन मंत्री हुआ करते थे? रवि कृति। कौन हुआ करते थे? रवि कृति। तो आप लोगों से ये भी सवाल पूछ सकता है कि रवि कृति किस राजा के दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे? तो जवाब होगा कि यह पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों के बीच में हम लोगों को युद्ध हमें देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर कौन जीते? पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर जीते। और हर्षवर्धन इस युद्ध को पूरी तरीके से हार गए। हर्षवर्धन की यह इच्छा थी कि वह संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना अधिकार कर सके, परंतु इनकी जो महत्वाकांक्षा है यह पूर्ण नहीं हुई। अपितु किसके कारण? तो जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय के कारण। इनकी जो महत्वाकांक्षा थी, जो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो यह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सके। इसके लिए प्रमुख कारण है पुलकेशिन द्वितीय। और रवि कृति यानी जो एक प्रसिद्ध जैन संत हुआ करते थे, ये किसके दरबार में थे? तो जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हरा दिया था? हर्षवर्धन या हर्ष को यहाँ पर हरा दिया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 4 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4 इस प्रकार से होगा, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? इसके समयकाल में, हर्षवर्धन के समयकाल में कौन आया? देखो यहाँ पर जुआंग जान है। देखो ये जो जुआंग हम लोगों को जुआन जांग है, इसी जुआन जांग को हेनसांग के नाम से जाना जाता है। तो यह जो हेनसांग है, यानी ये यहाँ पर वेनसांग नहीं है, इसको आप हेनसांग कर लीजिएगा। ये जो हेनसांग है ये यहाँ पर हर्षवर्धन के दरबार में आता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा।
हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वहीं वह आप लोगों को याद होना चाहिएगा फाइयान, ये जो फाइयान है ये किसके दरबार में आया था? तो फाइयान आप सभी को याद होना चाहिएगा कि यह फाइयान चंद्रगुप्त, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर ये इब्न बतूता, यह इब्न जो बतूता है, यह इब्न बतूता किसके दरबार में यहाँ पर आया था? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, एक राजा हुआ तुगलक डायनेस्टी का जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यहाँ पर ये आया था। मार्क पोलो, अब ये सवाल पूछ लेगा ये जो मार्क पोलो है, ये मार्क पोलो किसके दरबार में भारत में आया था? तो याद होना चाहिएगा पुलवर्मन, कौन दोस्तों? पुलवर्मन, पुलवर्मन कुलशेखर, पुलवर्मन कुलशेखर, एक राजा हुआ जिसका नाम था पुलवर्मन कुलशेखर के दरबार में इसने शिरकत की थी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में याद होना चाहिएगा। हम लोग एक बार और रिपीट करने का प्रयास करेंगे। जुआनजांग यानी जिसे हेनसांग कहा गया है, हर्षवर्धन के समय काल में आया। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में, और ये जो मार्क पोलो था ये किसके दरबार में आया था? पुलवर्मन कुलशेखर के दरबार में। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 4 तक हम सभी लोग चर्चाएं कर चुके हैं। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और सवाल नंबर 5 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आर्यभट्ट थे। कौन थे यहाँ पर? आर्यभट्ट वह व्यक्ति हुए जिन्होंने बीजगणित के बारे में महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान अपना दिया। ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि हमारे सवाल को बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो वराहमिहिर थे, यह चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इसके दरबार में आप सभी जानते हैं कि इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। इन्हीं 9 रत्न में से आप सभी को याद होना चाहिएगा यह एक प्रमुख, यहाँ पर एक प्रमुख खगोल शास्त्री थे। क्या थे? प्रमुख खगोल शास्त्री यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछेगा ये किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा, ऐसा प्राचीन भारत का पहला राजा हुआ करता था जिसने अपने दरबार में 9 प्रसिद्ध रत्न रखे थे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 6, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा के बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से लगाकर, देखिए डेट याद रखिए, 27 से लगाकर 43 तक जिसवीं तक भारत की 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध रहा। तो इसने किसने किया था? हिनसांग ने ये किया था। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में अगला सवाल है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और उसने छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। मतलब जब ये भारत में आया था तो ये भारत में एक छात्र बनकर आया था, लेकिन छात्र बनने के बाद यह जब इसने संस्कृत का अध्ययन किया, जब इसने वहां पर रखे ग्रंथों का अध्ययन किया तो एक चरम सीमा पर इसे भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यह हुआ करता था हिनसांग। कौन हुआ करता था? हिनसांग यहाँ पर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर हम लोग सी बोलेंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। यह जो नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें यह शिष्य भी रहा था, गुरु भी रहा था। और जब यह नालंदा विश्वविद्यालय में शिष्य और गुरु हुआ करता था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति वो शीलभद्र हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? शीलभद्र। तो ये शीलभद्र जी थे, यह नालंदा विश्वविद्यालय के उनके समय काल में प्रमुख विद्वान या एक जो प्रमुख एज अ प्रिंसिपल आप मान सकते हैं उस नालंदा विश्वविद्यालय के हुआ करते थे। चलिएगा आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 8 पर चर्चा करने के बाद निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो 9 रत्नों में से एक, मैं पहले भी आप सभी को 9 रत्न लिखा चुका हूं। इसका राइट आंसर आएगा वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर उनके 9 रत्नों में एक है। आप सभी जानते हैं कि कालिदास का नाम आप सभी ने सुना होगा, धन्वंतरी अमरकोश का नाम आप सभी ने सुना होगा, वररुचि वेतल भट्ट का नाम तो आप सभी ने यहाँ पर सुन के रखा होगा, सकू, शणपक, खटरपट जो है
वो जो है वो खणपट है, जो एक्चुअली खणपट उन्हें कहा जाता है। तो ये प्रमुख 9 विद्वान हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यहाँ पर देखने को मिले। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 9 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो याद होना चाहिएगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी का नाम हुआ करती थी प्रभावती गुप्त। कौन हुआ करता था, कौन हुआ करती थी, प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती जो गुप्त है, ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि वाकाटक वंश, कौन सा, वाकाटक वंश। तो ये वाकाटक वंश देखने को मिला, और यहीं पर एक शासक हुआ रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय। अब ये जो रुद्रसेन द्वितीय हम लोगों को देखने को मिला, इसी से प्रभावती गुप्त का यहाँ पर विवाह किया गया। तो आपसे पूछेगा इसका विवाह किससे किया गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से भी यहाँ पर किया। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर प्रभावती गुप्त जो है अपने पुणे के एक ताम्रलेख, जो इनका एक ताम्रलेख प्राप्त हुआ, तो प्रभावती गुप्त के ताम्रलेख के अनुसार, यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिएगा, प्रभावती के ताम्रलेख के अनुसार आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि इसी गुप्त वंश, ये जो गुप्त वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी गुप्त वंश का यदि संस्थापक जो माना गया प्रभावती गुप्त के अनुसार, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी हुआ करती थी, इसने जो अपने पुणे के ताम्रलेख के अनुसार गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसने श्री गुप्त को माना। कौन को माना, श्री गुप्त को यहाँ पर माना। तो कई सोर्सेस से आप सभी से यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करूंगा आगे। चलिएगा सवाल नंबर 10 की तरफ चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 10 हमें देखने को मिलेगा, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक नाम था। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का हमें एक नाम देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हमें सवाल नंबर 11 प्राप्त होगा, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था। तो एक वीणा वादक जो हुआ करता था, ये समुद्रगुप्त हुआ करता था, क्योंकि जो इसने कॉइन चलाए थे, जो इसने यहाँ पर सिक्के चलाए थे, तो इसने सिक्कों पर वीणा रूपी चिन्ह लगवाए। कौन से, वीणा रूपी, ये आप सभी को यहाँ पर होना चाहिएगा। और इसने एक गरुड़ रूपी, कौन से, गरुड़ रूपी भी यहाँ पर एक कॉइन चलाए थे। तो यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि वीणा रूपी और गरुड़ रूपी जो सिक्के थे वो समुद्रगुप्त ने चलाए थे। वी.एस. स्मिथ करके एक विदेशी व्यक्ति हुआ, उसने ही इसे भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का यहाँ पर नेपोलियन भी कहा था। ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा सवाल नंबर 11-12 की चर्चा करेंगे। किस युग को प्राचीनतम भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज ही हम लोगों ने ऑफलाइन में पढ़ा था कि जो गुप्त जो साम्राज्य जो चौथी शताब्दी में हम लोगों को देखने को मिला, इसे ही भारत में क्या कहा जाता है, यहाँ पर स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और स्वर्ण युग हम लोग बोलेंगे ऐसा सेकंड गोल्डन इरा, जो जब 1556 में जब अकबर मुगल साम्राज्य में या जब मुगल वंश का शासक बना था, तब यानी मुगल वंश को हम लोग सेकंड गोल्डन इरा भारत का बोलते हैं। भारत का पहला गोल्डन इरा कहा जाता है गुप्त डायनेस्टी को, जिसका संस्थापक श्री गुप्त माना गया। बाद में आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा वास्तविक संस्थापक जो माना गया चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिएगा आगे बढ़ने की बाद चर्चा करेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ, जो हमें देखने को मिलेगा, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक यहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। तो यहाँ पर जो भारतीय शासक ने की थी यह हुआ करता था कुमार गुप्त प्रथम। कौन हुआ करता था, कुमार गुप्त प्रथम यहाँ पर हुआ करता था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। देखिएगा कुमार गुप्त जो प्रथम था, मैं इससे पहले की बात नहीं कर रहा हूं। कुमार गुप्त के बाद में यहाँ पर जो शासक बनता है वो स्कंद गुप्त बनता है। अब यहाँ पर जो आप लोगों को स्कंद गुप्त हमें देखने को मिला, इसके समय में इसी के समय काल में भारत में हुणों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ, हुणों का आक्रमण हुआ। इसके समय काल में भारत में
हुणों का आक्रमण हुआ। लेकिन ये जो शासक हुआ करता था स्कंदगुप्त, इसके बाद में यहाँ पर ये जो शासक हुआ यहाँ पर स्कंदगुप्त, जो इसके समयकाल में हुणों का आक्रमण हुआ, इसके बाद में भानुगुप्त शासक बना। कौन बना? भानुगुप्त। याद होना चाहिएगा, भानुगुप्त यहाँ पर शासक बना। जो भानुगुप्त यहाँ पर शासक बना, भानुगुप्त के समयकाल में भी यहाँ पर हम लोगों को हुणों का आक्रमण देखने को मिला। किसका? हुणों का आक्रमण देखने को मिला। लेकिन इस हुणों को आक्रमण को, ये जो इन हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, इन हुणों के आक्रमण को शांत कराने के लिए इसी भानुगुप्त का एक सेनापति गया था। कौन गया था? एक सेनापति गया था, और इस सेनापति का नाम था गोपराज। क्या नाम हुआ करता था? गोपराज। यह गोपराज क्या करता है? यह गोपराज, जो कि भानुगुप्त का सेनापति हुआ करता था, यह गया हुणों को परास्त करने के लिए। लेकिन यह गोपराज वीर गति को प्राप्त हुआ, और इसी की जो पत्नी थी, इसी की पत्नी हमें जो देखने को मिली, उन्होंने अपने आप को सती कर लिया। ठीक है। अब आपसे पूछेगा, भारत में सबसे पहली बार सती प्रथा के प्रमाण, सती प्रथा के जो प्रमाण हुए वो हम लोगों को कौन से अभिलेख, एरण अभिलेख से हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और यह जो एरण अभिलेख है, ये मध्य प्रदेश में, और हमारे मध्य प्रदेश में एक सागर जिला, कौन सा जिला पड़ता है? सागर जिला पड़ता है। यहाँ से हम लोगों को सर्वप्रथम सती प्रथा के हम लोगों को प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 की चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 14 जो हमें देखने को मिलेगा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार। देखो यहाँ पर एक वंश जिसको देखने को मिलेगा प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के बाद में पाल वंश, और पाल वंश के बाद में राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने अपने आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। मतलब इनके बीच में जो युद्ध हुआ वो किस एक क्षेत्र को जीतने के लिए था, किस एक क्षेत्र को जीतने के लिए था। यानी जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहारों ने, पाल वंश ने, हु इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी नोन एज गोपाल, गोपाल हुआ करता था। और वहीं पर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों ने किसी एक शहर को जीतने के लिए इन तीनों में 3 बार युद्ध हुआ। लेकिन परिणाम स्वरूप प्रतिहार, जो गुज्जर प्रतिहार वंश था, यह गुज्जर प्रतिहार वंश अंत में क्या करता है? अंत में जीत इसी की होती है। और यह एक और यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा, अंतिम यह कौन सी सत्ता पर बैठ जाता है? कन्नौज की सत्ता पर। तो कौन से शहर को जीतने के लिए युद्ध हुए थे? कन्नौज को, क्योंकि एक सेंटर में हुआ करता था, एक पावर पॉइंट हब हुआ करता था, जिस पर बैठकर संपूर्ण भारत पर शासन किया जा सकता था। तो यही परिणाम स्वरूप रहा कि इन तीनों के बीच में हमें कई युद्ध यहाँ पर, प्रमुख रूप से तो भारत के इतिहास का 3 युद्ध यहाँ पर हम लोगों को बतलाते हैं। सवाल नंबर 15 पर चलेंगे। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक क्या है? अब यहाँ पर दिक्कत होगी, मैं आपको अब डाउट क्लियर करूंगा। देखो अब यहाँ पर नहीं है, तो अब हमें श्रीगुप्त लगाना है, जब तक यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम नहीं आ जाता। ठीक है। अब हमें ताम्रलेख वगैरह कोई डेफिनेशन नहीं देगा जब तक हमें चंद्रगुप्त प्रथम पर नहीं चलना है। ठीक है। तो लेकिन जो श्रीगुप्त था, ये ताम्रलेख के अनुसार इसी गुप्त डायनेस्टी का प्रथम शासक माना गया। लेकिन यदि हमें श्रीगुप्त नहीं दे, तो फिर यदि कोई शासक लगाना है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। और उसी चंद्रगुप्त प्रथम ने भारत में एक गुप्त संवत की भी स्थापना भारत में की थी। तो हम लोग बोलेंगे अभी इस बिहार पर ऑप्शन नंबर सी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 16 की चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 16 जो देखने को मिलेगा, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए, और उनके काल में भारत के अंधे युग के रूप में भी जाना गया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पुण्यतः इसी पूरे क्षेत्र पर राजपूत शासकों ने अपना अधिकार पूर्णतः जमा लिया। ठीक है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 17 की तरफ। कौन सा नंबर का? 17। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य इसमें गुजरात पर विजय प्राप्त की, गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो ये लगभग 390 के आसपास इन्होंने यहाँ पर गुजरात तक अपना विस्तार कर लिया था। ठीक है। चलो सवाल नंबर 18 की तरफ चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 18, एक चीनी यात्री यहाँ पर सिंह ठहर का संस्कृत सीखा था, मतलब इसने 3 वर्षों तक, आगे पीछे हो गया है,
यह 3 वर्षों तक संस्कृत जो सीखा था, तो ये ताम्रलिप्ति में, कहां पर, ताम्रलिप्ति में रहकर इसने मुख्यतः भारत में संस्कृत को जाना, संस्कृत को सीखा। ठीक है, तो भारत में उसी प्रकार कई प्रकार से ऐसे जो शिक्षा के भारत में अभी केंद्र हुए। यदि गुप्त वंश की बात करेंगे तो गुप्त वंश की बात करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ। पाल वंश के समय काल में विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय हुआ। मोखरी वंश जो हम लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात वाले क्षेत्र में, वहां पर शिक्षा का केंद्र रहा। हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य के समय काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय हम लोगों को देखने को मिला। तो कई भारत में ऐसे बड़े शिक्षा के केंद्र बिंदु हमें देखने को मिलते हैं। चलिएगा सवाल नंबर 19 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 19, श्रीगुप्त का समय काल क्या रहा? श्रीगुप्त का समय काल 340 से लगाकर तो 80 के बीच में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 20 पर चर्चा करेंगे। सब शब्द है, शब्द शिलालेखों में महतरस, ये जो महतरस शब्द हम लोगों को क्या उल्लेखित करता है? ग्राम भूमि धारक, राजस्व प्रभारी अधिकारी, या फिर शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी, या कोषागार के प्रभारी यहाँ पर देखने को मिला। राजस्व प्रभारी अधिकारी हम लोगों को यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखो हमें यहाँ पर और इसी प्रकार कई प्रकार की भूमि के अर्थ हम लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यदि हम लोग बात करेंगे किस काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हमें एक क्षेत्र देखने को मिला है। कौन सा क्षेत्र? मतलब वह भूमि, हम देखेंगे कि वह भूमि जहां पर कृषि की जा सकती है, कृषि जहां पर व्यक्ति कर सकता है उसे क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, खील। खील वह भूमि जहां पर कृषि हम लोग नहीं कर सकते थे, जो बंजर होती थी, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, खील। हम लोग बात करेंगे यहीं पर, यानी इसी खील के बाद में एक शब्द था, वास्तु। कौन सा था? वास्तु। मतलब जहां पर निवास स्थान हो, जहां पर हम लोग देखेंगे जहां पर गुप्त काल में जो निवास स्थान होता था, कौन सा जो स्थान, निवास स्थान, जो निवास क्षेत्र देखने को मिला था, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, वास्तु। तो आशा करूंगा क्षेत्र, खील और वास्तु आप सभी को समझ में आएंगे। और महतरस का मतलब था राजस्व प्रभारी अधिकारी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। सवाल नंबर 21 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 21 देखने को मिलेगा, गुप्त काल का निम्नलिखित में कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बुमरा का शिव मंदिर, ये हम लोगों को नागदा में, कहां पर? नागदा में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तो ये जो हमें देखने को मिलेगा, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो देखने को मिलेगा, ये याद होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश की रीवा में है। कहां पर है? रीवा में। आप सभी को याद होना चाहिए। कल मैं पूछूंगा आप सबसे, ये कल तो संडे है, मंडे के दिन पूछेंगे। तिगवा का विष्णु मंदिर, तो ये जो विष्णु मंदिर है ये कहां पर है? तो याद होना चाहिए, ये आप लोगों को जबलपुर में। कहां पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखने को मिलेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आप लोगों को यूपी झांसी, कहां पर देखने को मिलेगा? यूपी झांसी के अंदर देखने को मिलेगा। यह ऐसा पहला मंदिर था, ऐसा पहला ये मंदिर देखने को मिला जिसका शिखर बनाया गया, यानी ऐसा पहला मंदिर जिसका शिखर तैयार हुआ था, वो था देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करेंगे कि गुप्त वंश था, इसी गुप्त के समय काल में पहली बार, यहाँ पर पहली बार शब्द का पहली बार भारत में यहाँ पर मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो भारत में पहली बार मंदिर बनाने का जो कार्य प्रारंभ किया गया था वो हमें गुप्त वंश के समय काल में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बिहाफ पर कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, हमें जैसे ऐसे कई शब्दावली देखने को मिलते हैं, अभी वर्तमान में हमें देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग बात करेंगे त्रिदेव, कौन सा देखने को मिलेगा? त्रिदेव। त्रिदेव के बाद जैसे हरिहर, हम बोलते हैं हरिहर त्रिदेव। तो ये जो शब्दावलियों का प्रयोग सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि गुप्त समय काल में ही भारत में प्रारंभ किया गया था। मैं मान के चलूंगा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस क्लास को जरूर लाइक करने के बाद शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 22 की तरफ चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 22 देखने को मिलेगा, गुप्तकालीन कौन से भारतीय संस्कृत ग्रंथ का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया? यानी 50 से अधिक भाषाओं में जिसका अनुवाद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका बुक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। पूरा नाम लिख लीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह ऐसा पहला ग्रंथ है,
ऐसा पहली हमें पुस्तक यहाँ पर देखने को मिलेगी, या पहला हम लोग को यहाँ पर ग्रंथ देखने को मिलेगा जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ। यूरोपियन भाषा में जिसका अनुवाद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे सवाल। कामसूत्र ये पुस्तक लिखी गई वात्सायन किनके द्वारा? वात्सायन के द्वारा। आप सभी को याद होना चाहिए। पंचतंत्र विष्णु शर्मा किनके द्वारा? पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। नीतिसार यह कामदक कौन के द्वारा? कामदक के द्वारा यहाँ पर यह पुस्तक लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 23 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 23, किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया? अब ये सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया तो थोड़ा मोटा जो डाउट है आपके दिमाग में इसको भी आज खत्म कर लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे भारत में पहली बार जो सोने के सिक्के जारी किए। कौन से सिक्के? सोने के जो कॉइन्स भारत में जो जारी किए गए थे वो यूनानियों के द्वारा। किनके द्वारा? यूनानियों के द्वारा, ग्रीक शासकों के द्वारा सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। आपसे पूछेगा भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा? शुद्ध सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो कुषाण शासकों के द्वारा भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। और यहाँ पर और राजा का नाम पूछ लेगा तो वीम कडफिसेस। कौन सा? वीम कडफिसेस जो राजा हुआ इसके द्वारा सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। आपसे पूछ सकता है भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो जवाब होगा गुप्त शासकों ने। किसने चलाए? गुप्त शासकों के द्वारा यहाँ पर चलाए गए। ठीक है। तो गुप्त शासकों ने जो सोने के सिक्के चलाए उसे दिनार कहा। क्या कहा? उसे दिनार नाम से जाना गया। और इन्होंने जो चांदी के सिक्के चलाए उसे इन्होंने रूपक कहा। क्या कहा? रूपक यहाँ पर कहा। ये याद होना चाहिएगा। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया? तो ये हुआ करते थे कुमारगुप्त प्रथम। कौन हुए? कुमारगुप्त प्रथम यहाँ पर हुए थे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगले सवाल जो है वो आप सभी से होमवर्क है। ठीक है। 24 सवाल हमें इसी टॉपिक से देखने को मिले थे पीवाईक्यू में। देवगढ़ के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ये जो 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे इसमें से कौन सा यहाँ पर जो बात वो पूरी तरीके से सत्य लिखी हुई है, यानी जो ऑप्शन नंबर हमें सही देखने को मिलेगा उस जो ऑप्शन का आप सभी को यहाँ पर चयन करना है। ठीक है। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।